नमस्कार विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला है ना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश है। लिख ली बात आपने? आज तो लिख लो, सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। जनसंख्या कितनी रहती है इसमें? राजस्थान की 40%। और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या वाला। वो जो आप पढ़ते हैं ना, पूर्वी मैदान वाला, वो तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला है, क्योंकि उसमें 23% क्षेत्रफल है उसका, और 39 रहती है, 39%। लेकिन यहाँ जनसंख्या कितनी प्रतिशत रह रही है? 40%। तो 39 ज्यादा हुआ कि 40 ज्यादा हुआ? तो ऑल ओवर जनसंख्या के मामले में देखें तो इस क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा रहती है, ध्यान रखना। ऑल ओवर जनसंख्या राजस्थान की 40% जनसंख्या रह रही है इसमें। लिख लिया? ज्योति से मेरा क्वेश्चन है, दूसरी ज्योति से। मरुस्थल का विस्तार किस दिशा से किस दिशा की ओर हो रहा है? और मरुस्थल का जो विस्तार होता है उसको बोलते हैं मरुस्थल का मार्च। क्या बोलते हैं? मरुस्थल का मार्च। तो किधर? ये तो डालता उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक। क्या था विद्यार्थियों? ये तो ढाल है। हम्म। विस्तार किधर हो रहा है इसका? तो इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है, ध्यान रखना। लिखो, मरुस्थल का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर है। मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी, और उस टेबल में लिखाई थी कि इसमें कौन कौन से संभाग आते हैं। लिखाई थी ना, टेबल बनवाई थी। बताओ कौन कौन से संभाग आते हैं। हाँ भाई, सही बोला है इसने। एक बार देखो उस टेबल को, देख लो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 4 संभाग आते हैं, इधर लिखाने की आवश्यकता नहीं है आपको। लिखो, शॉर्ट में लिख लो फिर भी। इसमें 4 संभाग आते हैं: बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग, अजमेर संभाग, और जोधपुर संभाग। लिख लिया? लिख लिया? और उन 4 संभाग के कितने जिले लिखे थे? जिले चेक करो एक बार वहां पे, कितने जिले लिखे थे उनके। जिले भी तो लिखाए थे मैंने साथ में। हाँ, तो वो जिले जिले भी याद रखना, ध्यान रखना। जिले भी याद रहने चाहिए और संभाग भी आपको याद रहने चाहिए। वो लिखो विद्यार्थियों। अब लिखो इसकी जलवायु। इसकी पूरे राजस्थान की जलवायु नहीं लिखा रहा हूं मैं, इसकी लिखा रहा हूं केवल उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। जलवायु लिखो। देखो, शुष्क व अत्यधिक विषम जलवायु। शुष्क एवं अत्यधिक विषम जलवायु पाई जाती है। और आपने वैज्ञानिक उनका वर्गीकरण भी देखा होगा। BWHW, BSHW, सुना है इनका नाम? वार्ता, थांडवाट, इनका सुना होगा। ब्रैकेट में लिख सकते हो आप BWHW, क्योंकि इधर वाला क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है? BWHW। और ये वाला जो इलाका है इधर का BSHW। वैज्ञानिक वर्गीकरण आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। देखो, इसमें शुष्क, देखो इसमें शुष्क ब्रैकेट में BWHW, इसमें शुष्क ब्रैकेट में BWHW, कॉमा अर्ध शुष्क यानी BSHW।
प्रकार की जलवायु पाई जाती है। देख लिया, ये तो बात होगी जलवायु की। ये सब अपना में टॉपिक आएंगे आगे पूरा ना, जलवायु पूरा टॉपिक चलता है, आपको पता है। वनस्पति पूरा टॉपिक है, वन वन्य जीव वनस्पति वगैरह आते हैं। अब लिखो आप वनस्पति। वनस्पति उष्ण कटिबंधीय शुष्क कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। कैसी? उष्ण कटिबंधीय शुष्क कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। इसको हम मरुद्भिद वनस्पति भी कहते हैं। ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो आप? मरुद्भिद वनस्पति या जीरोफाइट। मरुद्भिद वनस्पति बोल सकते हो, जीरोफाइट वनस्पति बोल सकते हो, या उष्ण कटिबंधीय शुष्क कांटेदार वनस्पति बोल सकते हो, कोई भी शब्द बोल सकते हो। लिख लिया? और आपको पता है मैं तब आपको मिट्टी तक पढ़ाऊंगा, मिट्टियाँ पढ़ाता हूँ ना। तो यहाँ पर मिट्टी लिखो, मिट्टी एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स टाइप की मिट्टियाँ पाई जाती है। एरिडोसोल्स, एरिड का मतलब होता है शुष्क, एरिडोसोल्स वैज्ञानिक वर्गीकरण है मिट्टियों का। एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स मिट्टियाँ पाई जाती है। लिख लिया? एरिड और एंटी। सोल सोल का मतलब तो मिट्टी होता है, तो एक तो एरिड और एक एंटी। एरिड और एंटी दो पाई जाती है। और सामान्यतः तो आपने जब मरुस्थल की परिभाषा लिखी थी तभी लिखी थी यहाँ पर रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? देखो, सामान्यतः सामान्य यहाँ पर रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। देख लिया विद्यार्थियों? अब लिखो, ये किसका अवशेष है? अवशेष। अगला पॉइंट क्या आएगा इसके बारे में? अवशेष। अवशेष, तो ये वाला जो येलो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको पूरा, ये किसका अवशेष है? हम्म, तैतीस सागर का। लिखो, ये तैतीस सागर का अवशेष है। और मैंने आपको वेगनर का सिद्धांत पढ़ाया था विद्यार्थियों। वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो पढ़ाया था, और उसमें आपको बिल्कुल बताया था कि पहले एक पेंजिया स्थलखंड था, उसके चारों तरफ क्या था? पैंथालासा सागर था। और फिर कुछ चंद्रमा और गुरुत्वीय शक्तियों के कारण, ये जवारी शक्ति वगैरह जो भी होती है, इनकी वजह से क्या हुआ, वो स्थलखंड दो भागों में बट गया। उत्तर वाला भाग तो किस में चला गया? अंगारा लैंड, और दक्षिण वाला भाग गोंडवाना लैंड कहलाया विद्यार्थी। और फिर मैंने बता दिया अंगारा लैंड में कौन कौन से आते हैं और गोंडवाना लैंड में कौन कौन से आते हैं। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र है वो किस में आता है? गोंडवाना लैंड में ही आता है, ध्यान रखना। अवशेष लिखो, 33 सागर के अवशेष। फिर देखो, राजस्थान में ना चार भौतिक स्थलाकृतियां हैं, ये चार भौतिक भाग है। एक तो है मरुस्थल। मरुस्थल बताओ किसका अवशेष है? 33 सागर का। अरावली किसका है? 33 सागर का है। गोंडवाना लैंड का किसका है? गोंडवाना, क्योंकि प्रायद्वीप का हिस्सा ही है एक प्रकार से, कौन? अरावली। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश ये किसका भाग है? किसका अवशेष है? ये भी किसका है? गोंडवाना लैंड का ही है। और पूर्वी मैदान किसका है? 33 सागर का। तो पूर्वी मैदान और मरुस्थल ये दोनों 33 सागर के अवशेष है, ध्यान रखना। और राजस्थान में मतलब दो प्रकार की वो पाई जाती है, एक तो 33 सागर के अवशेष पाए जाते हैं, और एक किसके? गोंडवाना लैंड के अवशेष पाए जाते हैं। दिखाया था मैंने आपको। आपको जो टेबल बनाई ना वो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आपने उसको देखी नहीं है। केवल रजिस्ट्री यहाँ बना लिया, बढ़िया नोट्स बना लिए, घर जाके रखने से कोई औचित्य नहीं है। जितना पढ़ा दिया गया आपको ज्योग्राफी में, मगर आप प्रत्येक टॉपिक का बार बार रिविजन करो।
मतलब जिस दिन आपकी ज्योग्राफी की क्लास होती है ना, उससे पहले पहले की पूरी बातें आपको याद होनी चाहिए। वो ज्यादा नहीं है, आपने खुद नहीं तो लिखा है। जब आप बार बार देखोगे ना तो ये नॉर्मल लगने लग जाएंगे आंकड़े, नहीं तो फिर ये कंफ्यूज ही करेंगे आपको आगे पीछे। फिर तो कभी उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई और वो अक्षांशीय विस्तार देशांतरी विस्तार भूलते ही रहोगे फिर उनको। ये कब सीमा विमा, कौन सी स्थलीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, कितने जिलों के साथ लगाते, कितनों के नहीं लगाते, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। एक दिन में याद करने से नहीं होता, बार बार इनका रिवीजन करो आप। हर 7 दिन में इस टॉपिक का रिवीजन होना चाहिए, प्रत्येक टॉपिक का। ऐसी पढ़ाई करो। चलो ठीक है, अभी तो क्या लिखा लिखा हमने, लास्ट अवशेष लिखा है। वर्षा लिखो, औसत वर्षा 20 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक होती। कितनी होती? 20 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक। आजकल विद्यार्थी थोड़ा मामला अलग हो गया। अभी कुछ वर्षों में आपने देखा होगा पूर्वी राजस्थान की तरफ कम वर्षा हो रही है, बल्कि पश्चिमी राजस्थान की तरफ ज़्यादा बारिश हो रही है, ध्यान। लेकिन अभी भी मतलब जो आंकड़े हैं अपने पास, आंकड़े वही कहते हैं 20 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? वर्षा वाला स्थान सर्वाधिक झालावाड़ है, माउंट आबू कौन सा है, और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। और दक्षिण पूर्वी मानसून से सर्वाधिक बारिश होने वाला? और नहीं, उसकी बंगाली खाड़ी से जो शाखा आती है उससे सर्वाधिक बारिश कहाँ पर होती है? बंगाली खाड़ी से राजस्थान में जो शाखा आती है उससे सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? हम्म? और अरब सागर से? अरब सागर से बांसवाड़ा। चलो अभी क्या लिखा आपने लास्ट? वर्षा। और वर्षा में लिखो 20 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक। तापमान लिखो, तापमान। गर्मियों में 49 डिग्री तक चला जाता है। कितना? 49 डिग्री। देख लिया। और सर्दियों में -3 डिग्री तक चल जाता है। गर्मियों में विद्यार्थियों जो तापमान पाया जाता है वो अधिकतम कितना पाया जाता है? 49 डिग्री तक चल जाता है, ध्यान रखना। और सर्दियों में -3। एक पे तो जमना चालू हो जाता है, 3 पे तो जमेगा ही फिर। राजस्थान भी कभी शिमला मनाली जैसा बन सकता है, ध्यान रखना। कुछ क्षेत्रों में, सभी जगह थोड़ी होता है, कुछ क्षेत्रों में ऐसा तापमान देखा जाता है विद्यार्थी। देखो, थार मरुस्थल का वार्षिक, नहीं, थार मरुस्थल का औसत वार्षिक तापमान, थार मरुस्थल का, ये वार्षिक बता रहा हूं मैं, कैसे बता रहा हूँ, दैनिक नहीं बता रहा हूँ, वार्षिक औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस। देख लिया? देखो विद्यार्थी, इसमें से कितने सारे चैप्टर निकल निकल के आ रहे हैं, और जैसे ये सारे चैप्टर आप पढ़ लोगे ना, तब फिर और कंसेप्ट क्लियर होता है आपका। अभी तो सीधा सीधा पता होना चाहिए भाई कौन से क्षेत्र में क्या चीजें हो रही है। देखो फसल, मुख्य रूप से यहाँ पर गवार, बाजरा और मोठ। और वनस्पति तो मैंने लिखा दी थी ना यहाँ पे, वनस्पति लिख ली क्या आपने? वनस्पति में क्या लिखा? ब्रैकेट में क्या लिखा था? जीरोफाइट वनस्पति या मरुद्भिद, ये लिखा था। यानी कि जो कांटेदार जो मरुस्थलीय जो पौधे पाए जाते हैं विद्यार्थी, उसको जीरोफाइट ही कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जीरोफाइट कहते हैं। प्रमुख वृक्ष लिखो इधर के, कौन से वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर? मैन लिखा रहा हूँ, रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है ज्योति? वेरी गुड। राजस्थान का राज्य वृक्ष रोहिड़ा है। क्या है बेंजी, तू बताना। हाँ सिमरन, राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? तो रोहिड़ा क्या है फिर? मैंने तो वृक्ष में लिखा है ना आपको, तो वृक्ष में ही तो पुष्प आएंगे। किसमें आते हैं वो फूल, किसमें आते हैं? पेड़ में आते हैं, ध्यान रखना वो।
इसलिए वो उस पेड़ में जो फूल आते हैं उनको राजस्थान का राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया है। अब तुम तो रोइडा नाम आते ही पेड़ बता दिया। लिखो, बबूल, खेजड़ी, खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष था। फोग, हाँ फोग। केर, केर तो जानते होंगे, केर का अचार भी बनता है। आक, आंकड़ा, आक आक ही बोलते हैं उसको। कैक्टस, आंकड़ा नहीं होता क्या? बस तो आंकड़ा लिख लो, आक आंकड़ा जो भी लिखना चाहते हो। थोर, प्रमुख खनिज लिखो, सभी टॉपिक को कवर करेगा ये। प्रमुख खनिज, देखो यहाँ पर एक तो विद्यार्थियों नेचुरल गैस मिलती, और गैस और पेट्रोल एक ही जगह मिलते हैं, वैसे मिलने को तो एक ही कोई मिलते हैं वो। तो लिखो, प्राकृतिक गैस, ये भी खनिजों में आती है, ध्यान रखना। ईंधन खनिज, पेट्रोलियम, लिग्नाइट, कोयला होता ना, लिग्नाइट, कॉमा जिप्सम, कॉमा लाइम स्टोन, लाइम स्टोन, लिख लिया। यहाँ के प्रमुख अभ्यारण्य लिखो, प्रमुख अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान, जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ ना, 3162 उसका क्षेत्रफल है। राष्ट्रीय मरु उद्यान, कौन सा? राष्ट्रीय मरु उद्यान, नेशनल पार्क नहीं है वो, अभ्यारण्य में आता है वो, नाम उसका राष्ट्रीय मरु उद्यान है। प्रमुख अभ्यारण्यों में क्या लिखा आपने? राष्ट्रीय मरु उद्यान पहला लिख लिया, क्षेत्रफल लिख लो उसका, 3162 वर्ग किलोमीटर। दूसरा अभ्यारण्य लिखो, ताल छापर अभ्यारण्य। कहाँ ताल छापर अभ्यारण्य? चूरू में है, ध्यान रखना। और ध्यान रखना, अभी तक हमने इसको दो भागों में नहीं बांटा है, शुष्क और अर्ध शुष्क में नहीं बांटा, कॉमन बातें लिखा रहा हूँ मैं इसकी सबकी। ये पूरा जो येलो येलो पार्ट दिख रहा है ना आपको, इसकी पूरे की लिखा रहा हूँ अभी तक, और बाद में हम शुष्क और अर्ध शुष्क को दोनों को अलग करेंगे। ताल छापर लिख लिया, राष्ट्रीय मरु उद्यान लिख लिया, 3162 है, कहाँ पर है ये? बाड़मेर और जैसलमेर में फैला हुआ है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है? जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ, ध्यान रखना, ज्यादातर हिस्सा इसका जैसलमेर में आता है। कितना कितना कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 3162 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसका लगभग 1900 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर में आ जाता है, और बाकी बाड़मेर में चल जाता है। इतना अभी लिखने की जरूरत नहीं है आप। एक ताल छापर लिख लिया, ताल छापर कहाँ है? चूरू में, ध्यान रखना। प्रमुख नदी लिखो। है? नहीं नहीं, बाद में अभ्यारण्य में लिखा देंगे। हाँ, प्रमुख नदी लिखो, कौन कौन सी नदी बहती है इधर? आपको मैंने दो नदी बेसिन क्षेत्र बताए हैं, घग्गर, देखो घग्गर आएगी इधर से यूं, इधर से आएगी उत्तर की तरफ से, और पाकिस्तान की तरफ चल जाएगी फिर, तो गंगानगर और वो जो हनुमानगढ़ वाला इलाका ना, उधर बहती है। लिख लिया। दूसरे लिखो, लूणी। अब लूणी पता है आपको, अजमेर के नागपाड़ से निकलेगी। प्रमुख नहर लिखो, एक ही नहर है उधर प्रमुख तो, कौन सी? IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP। अब जैसे, अब नहरों को कब पढ़ोगे आप? जब बांध नदियां वगैरह वो पढ़ोगे, उस समय नहर पढ़ा दूंगा। देखो विद्यार्थियों, ये जो अपना थार का मरुस्थल है, इस संसार में जितने भी मरुस्थल पाए जाते हैं, उनमें सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है ये। इस संसार में जितने भी मरुस्थल, जैसे आपने कालाहरी, गोबी मरुस्थल, नाम सुना है इनका? तो इन अगर ऑल ओवर दुनिया के मरुस्थलों में देखें, तो थार का मरुस्थल सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। एक नोट डालो कहीं पे, नोट, थार का मरुस्थल
अब थार का मरुस्थल में पाकिस्तान वाली बात, पाकिस्तान भी आ गया, भारत भी आ गया, भारत के दूसरे जिले हैं वो भी आगे ध्यान रखना है ना। क्या लिखा है? थार का मरुस्थल विश्व के सभी मरुस्थलों में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। जिस दिन आप मेरे से पूरी ज्योग्राफी पढ़ चुके होंगे ना, उस दिन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मरुस्थल मरुस्थल ये नॉर्मल बात है, ये जो तो बात ही नहीं है, जो मैंने लिखा है ना आपको फैक्ट, ये तो नॉर्मल बात है मतलब। लिख लिया आप लोगों ने? क्या लिखा है? सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। लिख लिया? अगर आपसे पूछा जाए विद्यार्थियों, राजस्थान के जितने भी भौतिक भूभाग है उसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, क्योंकि उसका क्षेत्रफल 23 है और जनसंख्या 39% रहती है राजस्थान की। और राजस्थान में इसका जो अगर उत्तर पश्चिम मरुस्थल वाला हिस्सा देखें अगर हम, तो इसका लगभग 61% आता है विद्यार्थियों। और लगभग 40% यहाँ पर क्या है? जनसंख्या है। तो अगर जनसंख्या घनत्व अगर हम निकालते हैं तो ये न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। लिखिएगा, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। लिख लिया? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। ये बात लिखा दी कि मैंने आपको कि ये जितने भी भौतिक प्रदेश है उसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भौतिक प्रदेश है। देखो, यह है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भौतिक प्रदेश है। यह सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भौतिक प्रदेश है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भौतिक प्रदेश है। और मरुस्थल प्रदेश का सबसे बड़ा, यह उत्तर पश्चिम मरुस्थल जो प्रदेश पढ़ रहे हैं आप, यह जो भी ये भौतिक भाग पढ़ रहे हैं आप, इसका सबसे बड़ा बांध कौन सा है? इसका सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बांध, डैम। वेरी गुड, वेरी गुड। हरी के बिना तो राजस्थान में नहीं है। देखो, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध। कौन सा है? जवाई बांध विद्यार्थियों, यहाँ है पाली में। उत्तर पश्चिम मरुस्थल का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जवाई बांध है। जवाई बांध को रेखांकित कर लो, पाली में है। और कौन सी नदी पे बना रखा है? जवाई नदी पर बना रखा है। और जवाई किसकी सहायक नदी है? लूणी की सहायक नदी है। तो लूणी की सहायक नदी एक नदी है जिसका नाम जवाई नदी है, और उस जवाई नदी पर डैम बना रखा है, जो कि मरुस्थल का सबसे बड़ा क्या है? आपने जो लिखा था ना यहाँ के प्रमुख अभ्यारण्य, उन प्रमुख अभ्यारण्यों में पहला लिखा आपने कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान लिखा ना? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान सबसे बड़ा उद्यान है, ध्यान रखना। मतलब यहाँ पे जितने भी पाए जाते हैं ना, उनमें सर्वाधिक बड़ा वही है। तो वहाँ एक एक फैक्टर डाल लेना वहीं साथ में रेखांकित करके। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। मतलब इस क्षेत्र का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है वो कौन सा है? उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र का राष्ट्रीय मरु उद्यान ही है, ध्यान। अभी दो, एक तो ताल छापर लिखा था आपको, एक मरु उद्यान लिखा था। तो मरु उद्यान वाला है ना, वो सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल मैंने लिखा ही दिया था आपको।
अब देखो, आप ये देख रहे हैं विद्यार्थी, इसमें ये वाला ना, इधर वाला जो इलाका है इसको तो हमने रखा अर्ध शुष्क में, किसमें रखा, और ये वाला रखा शुष्क में, किसमें रखा, शुष्क में। स्टार्टिंग में आपने जो चार्ट बनाया था ना, उस चार्ट को निकालो। देखो 25 सेंटीमीटर वर्षा इसे दो भागों में विभाजित करती है। नोट डालो, नोट डालो। पश्चिम, सॉरी 25 सेंटीमीटर वर्षा इसे दो भागों में विभाजित करती है। यानी कि 25 सेंटीमीटर वर्षा विद्यार्थियों, उसको सम वर्षा क्षेत्र माना है। मतलब उससे ज्यादा वाला किस में जाएगा, अर्ध शुष्क में, और कम वाला किस में जाएगा, शुष्क में चला जाएगा। दो भागों में बांटती है। पहला, दो पार्ट कर लो इसके, ये वाले दो बताया था ना मैंने आपको, कि 25 सेंटीमीटर यहाँ पर मतलब बांटने का काम कर रही है। अरे नहीं 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 नहीं, या नहीं, या नहीं, ये वाला है ना, ये जाएगा 25 सेंट, यही तो बांटेगी ना। पहला तो किसमें, शुष्क, और शुष्क और अर्ध शुष्क को 25 ही तो बांट रही है। 25 सेंटीमीटर जो वर्षा है वो इसको दो भागों में बांट रही है, एक तो शुष्क मरुस्थल और एक शुष्क। अर्ध शुष्क बोल दिया कि मैंने, क्या लिखा था आपने, आपने लिखा होगा 25 सेंटीमीटर वर्षा इसको दो भागों में बांटती है। पहला शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। पेज के दो पार्ट करने हैं। एक तरफ तो क्या लिखा आपने, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और एक तरफ लिखा आपने अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। लिख लिया विद्यार्थियों। देखो, इसे पश्चिम विशाल मरुस्थल भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं इधर वाले को, पश्चिमी विशाल मरुस्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को ही, पश्चिमी विशाल मरुस्थल प्रदेश भी कहते हैं इसको। इसको रेतीला शुष्क मैदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रेतीला शुष्क मैदान भी कहते हैं। तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, तो ये तो सीधे सीधे दो नाम है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। लेकिन इस शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को और क्या कहते हैं हम, पश्चिम विशाल मरुस्थल प्रदेश भी कहते हैं, रेतीला शुष्क मैदान प्रदेश भी कहते हैं इसको। देख लिया। और इस ये वाला ना, ये वाला, ये वाला, इसको विद्यार्थियों राजस्थान का बांगड़, बांगर या बांगड़ भी कहते हैं। तो राजस्थान का बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं उसको। देख लिया। अब देखो, इसमें 0 से 25 आ जाएगा, तो उसके वाले में कौन सा आ जाएगा, 0 से 25 सेंटीमीटर तक बारिश होगी, ध्यान रखना। और 25 से लेकर उधर 50 तक, देखो इधर देखो आप, इसमें अपन समझो, मतलब यहाँ 25 हो रही है, यहाँ कितनी हो रही है, 25 हो रही है। अब 25 से इधर जितनी भी होगी, 25 से 50 तक होगी, क्योंकि 50 पे तो कौन सा आ जाएगा, फिर अरावली आ जाएगी। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर अरावली, और ये जो उत्तर पश्चिम मरुस्थल है पूरा, इसको अलग करती है, ध्यान रखना। लेकिन 25 सेंटीमीटर किसको अलग करती है, शुष्क और अर्धशुष्क में दो भागों में बांट देती है इसको। उत्तर पश्चिम मरुस्थल को दो भागों में बांटने का काम कौन सी कर रही है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा कर रही है, ध्यान रखना। और 50 सेंटीमीटर किसको कर रही है, अरावली और उत्तर पश्चिम मरुस्थल को बांटने का काम कर रही है। ठीक है, एक नोट डालो। दोनों हो गए ना, वो तो इतना ही लिखाना था, हाँ इतना ही लिखाना था। आगे पढ़ाऊंगा एक एक को पूरा, अभी तो नोट डालो पहले।
नोट लिखो, शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों का निर्धारण यूएनईपी के द्वारा किया गया है, जिसमें वर्षा की मात्रा, इसकी मात्रा, वर्षा की मात्रा, कॉमा, वाष्पोत्सर्जन, वाष्प होती है ना, वाष्प, जमीन में जो पानी वो वाष्प बन के, भाप बन के जो उड़ जाता है उसको बोलते हैं वाष्प, वाष्प उत्सर्जन क्षमता के आधार पर, वाष्प उत्सर्जन के आधार पर शुष्कता का सूचकांक बनाया गया है। इसका शुष्कता का सूचकांक बनाया गया है और इसी शुष्कता सूचकांक, कौन सा, शुष्कता सूचकांक, इंडेक्स हो गया एक प्रकार से ना, सूचकांक, इसी शुष्कता सूचकांक के आधार पर शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है विद्यार्थियों? यूएनईपी के द्वारा किया जाता है। लिख लिया? लिख लिया सभी बच्चों ने? हेडिंग मतलब पॉइंट उसको अंडरलाइन करो, किसको? यूएनईपी को। अब यूएनईपी कभी देखो करंट में आएगा तो फिर पढ़ेंगे, और अभी स्टैटिक जीके के साथ आ गया तो भी पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ी बहुत तो बातें लिखें। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? सर ये क्या है यूएनईपी? कई बार इसका पूरा नाम ही आ जाता है, तो यूएनईपी को रेखांकित कर लो, और रेखांकित करके सबसे पहले इसका पूरा नाम लिखो आप। ये लिखा हुआ यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये लिखा हुआ यूएनईपी का पूरा नाम। संयुक्त राष्ट्र एनवायरमेंट को क्या बोलते हैं? पर्यावरण प्रोग्राम को कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। लिख लिया विद्यार्थियों क्या लिखा है? यूएनईपी के द्वारा ही विद्यार्थियों शुष्कता सूचकांक तैयार किया जाता है, और इस शुष्कता सूचकांक के द्वारा ही शुष्क और अर्धशुष्क का विभाजन किया गया, ध्यान रखना। और यूएनईपी अगर चर्चा में आए तो पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। हिंदी में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका हिंदी में नाम विद्यार्थियों। इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। देखो इसकी स्थापना 5 जून 1972 को ही। पाँच जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस या अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। नोट 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लिख लिया? मुख्यालय लिखो, मुख्यालय कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर
नैरोबी। नैरोबी कहाँ है? कल परसों ही पढ़ाया है। नैरोबी कहाँ है? और वहाँ के खिलाड़ी ने 1 घंटा 59 मिनट और 30 सेकंड में मैराथन का रिकॉर्ड बनाया था ये लोग। नैरोबी, नैरोबी केन्या। हेडक्वार्टर लिखो नैरोबी। और नैरोबी कौन सी कंट्री में है? केन्या में। और केन्या कौन से महाद्वीप में आता है? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में। बहन जी को तो ऊपर ऊपर ही रहा है याद। अफ्रीका महाद्वीप रहा है याद, बाकी तो देश का नाम याद नहीं रहा। और ना राजधानी का नाम याद। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी है, ध्यान रखना। तो आप अगर कहीं पढ़े हुए हैं ना तो वो आपकी दूसरी जगह मदद करेगा। और पढ़े हुए नहीं तो फिर मतलब ही नहीं। कम से कम चलो आपने करंट में पढ़ा, और नहीं तो अफ्रीका तो याद रहा। कुछ तो याद रहा ना। कुछ बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा याद रहा, भाई केन्या। डायरेक्ट क्लिक नहीं हुआ, लेकिन कुछ हिंट दिया उससे क्लिक हुआ। पढ़ा हुआ कहीं भी हानिकारक नहीं होगा, बहुत मदद करता है, जीवन जीने में भी मदद करता है विद्यार्थी। लिख लिया आपने? तो कुल मिला के बात ये है कि ये 25 सेंटीमीटर जो रेखा है एक प्रकार से, किसको आधार बना लिया एक प्रकार से, 25 सेंटीमीटर को बना लिया। ये इसको दो भागों में बांट रही है। कौन कौन सा भाग हो गया विद्यार्थियों? एक तो हो गया शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक हो गया अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अब इन दोनों को अलग अलग पढ़ लें। हेडिंग डालो। पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, कुछ भी नाम लिख सकते हो, मैंने बहुत सारे नाम लिखा रखे हैं। देखो, आप इसको शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश लिख सकते हो। एक मिनट, एक मिनट। विद्यार्थी, ये पूरा मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पूरा इधर वाला मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। अगर इसके दो भाग बट गए तो ये इधर वाला पश्चिम मरुस्थल कह सकते हो इसको आप, और इधर वाले को क्या कह सकते हो? पूर्वी मरुस्थल भी कह सकते हो। जहाँ दो पार्ट किए थे ना आपने, वहां एक एक नाम और ऐड कर लो इनके। इधर वाला तो क्या कहला जाएगा? पश्चिम मरुस्थल। और इधर वाला क्या कहलाएगा? पूर्वी मरुस्थल। तो जैसे आपसे पूछा जाए शेखावटी कौन से मरुस्थल में आता है? मरुस्थल में तो आता है, लेकिन पूर्वी मरुस्थल में आता है। लेकिन जैसलमेर किस में आता है? पश्चिमी मरुस्थल में आता है। हर चीज को अटका लिया करो कहीं ना कहीं। अभी दो पार्ट करवाए थे ना आपको, अरे लास्ट में करवाए थे ना अभी दोबारा। 25 सेंटीमीटर इसको दो भागों में बांटती है, और उनके अलग अलग नाम लिखाए थे। उसको बांगर लिखाया था ना अर्धशुष्क वाले का, बांगर लिखाया था। तो इसी प्रकार बांगर वाले में तो लिख लो, ये वो तो पूर्वी मरुस्थल है, और ये वाला कौन सा है? पश्चिम मरुस्थल है। अब वापस अपनी हेडिंग पे आ जाओ। ये सब कुछ पढ़ना है विद्यार्थियों। अगर जिस समय आप ये सब कुछ पढ़ चुके होंगे, तो उस समय मान लेना आपका 4 में से एक पार्ट हो गया। कितना? एक पार्ट हो गया। 4 पार्ट पढ़ने हैं आपको इसमें। अब आप कितना समय लगाते हो आपके और मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, पर पढ़ाऊंगा पूरा, छोड़ूंगा कुछ नहीं इसमें। देखो, अभी तक तो हम केवल उत्तर पश्चिम मरुस्थल के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब इसको केवल अभी तक दो भागों में बांटा है, शुष्क में और अर्धशुष्क में बांटा है। अब शुष्क को पढ़ेंगे हम। किसको पढ़ेंगे? शुष्क को। यानी कि ऐसा क्षेत्र जिसमें 0 से 25 सेंटीमीटर तक क्या होती है? बारिश होती है। अब अपवाद तो सब जगह मिलते हैं विद्यार्थियों, हो सकता है कि इस क्षेत्र में ज्यादा हो जाती हो, बात अलग है। लेकिन एवरेजन जो इसको विभाजित किया है वो 25 सेंटीमीटर वर्षा है, उसके आधार पर इसको विभाजन किया है। ओके। लेकिन फिर इसको आगे हम दो भागों में बांटेंगे, एक तो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और एक बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। बालू का स्तूप का मतलब है रेत के टीले। आपको पता है, जैसे आप अगर जाओगे कभी पश्चिमी राजस्थान की तरफ गए होंगे इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में कुछ क्षेत्र तो आपको ऐसा मिलेगा चट्टानी क्षेत्र। कैसा मिलेगा? चट्टानी, जहाँ रेत के दोरे नहीं है वहां पर। और कुछ क्षेत्र कैसा मिलेगा जिसमें दोरे ही दोरे भयंकर। हेडिंग डाल ली आपने ये वाला? क्या डाली? पश्चिमी शुष्क मरुस्थल, या पश्चिमी विशाल मरुस्थल भी कह सकते हो, या रेतीला शुष्क मैदान भी आप इसको कह सकते हो। कह सकते हो ना? लिखो। इसे पुनः दो भागों में, इसे पुनः दो भागों में विभाजित
किया गया है, इसे पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसे पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। दो पार्ट कर लो पेज के। एक तरफ के क्या लिखोगे? बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश। पूरा नाम क्या होगा इसका? बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश। ये पूरा एक पेज हो गया आपका ना। तो इधर तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। या ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये तो बालू का स्तूप सहित प्रदेश हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा? बालू का स्तूप रहित प्रदेश हो जाएगा विद्यार्थियों। या मरुस्थलीय प्रदेश पूरा लिखना चाहो जैसा भी आप लिख। देखो इसमें 58.5% हिस्सा आता है और इसमें 41.5% आता है। कहने का मतलब यह है, मैं आपसे समझा। माना एक विद्यार्थी ये पूरा क्षेत्र है, ये क्या है? पूरा क्षेत्र है। अब इससे इधर वाले से तो अपना कोई लेना देना ही नहीं है, इससे तो इससे अभी कोई लेना देना नहीं है। अभी तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इधर वाले के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ क्षेत्र तो कैसा है जिसमें रेत के टीले टीले हैं, रेत ही रेत है, मतलब रेत के दोहरे जानते हो ना आप, या बालू का स्तूप जिसको हम बोलते हैं, बालू का स्तूप है। और कुछ क्षेत्रों में चट्टानी इलाका है। कैसा है? चट्टानी इलाका है। तो ये चट्टानी इलाका है ना विद्यार्थियों, ये तो कितना है? 41.5%। पूरे राजस्थान का 41.5 नहीं है, केवल जो थार का मरुस्थल है उसको, जो शुष्क वाला जो क्षेत्र है, ये जो शुष्क है ना ये वाला, इसका विद्यार्थियों इधर कितना पाया जाता है? 41.5% पाया जाता है और इधर कितना पाया जाता है? 58.5% पाया जाता है। इस वाले में लिखो बालू का स्तूप में। जब पवनों के द्वारा, बालू का स्तूप युक्त वाले में बोल रहा हूं, मुक्त वाले में नहीं। जब पवनों के द्वारा मिट्टी का जमाव, मिट्टी का जमाव ब्रैकेट में निक्षेपण, जमाव को क्या बोलते हैं? निक्षेपण। तुलनात्मक रूप से लिखना था ना भाई, तुलनात्मक, सॉरी क्या लिखा? निक्षेपण किया जाता है तो उस बनने वाली संरचना को बालू का स्तूप कहते हैं। कुल मिला के रेत का टीला बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं? बालू का स्तूप कहते हैं। जैसे जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर और बालोतरा जिले में बनते हैं। अरे इसमें लिखो बालू का स्तूप मुक्त वाले में लिखो। लिखो इसमें बालू का स्तूप नहीं रहते हैं, इसमें बालू का स्तूप नहीं होते हैं, बल्कि पथरीली व कंक्रीट
भूमि पाई जाती है ना, रेत नहीं पाई जाती मतलब। पथरीली व कंक्रीट भूमि पाई जाती है, जैसे जैसलमेर। अब जैसलमेर में रेत भी पाई जाती है, और कुछ क्षेत्र कैसे पाए जाते हैं, बिल्कुल सपाट पाए जाते हैं, चट्टानी इलाका पाया जाता है पूरा, जैसे जैसलमेर, बालोतरा, फलोदी और बाड़मेर के कुछ भागों में। देखो विद्यार्थियों, ये जो रेत के टीले होते हैं ना, इनसे ऐसी आकृति बन जाती है, ऐसे रेत के टीले होते हैं। फिर इनके जो बालू का स्तूप युक्त जो क्षेत्र है, इसमें जो ये बालू का स्तूप है, इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग आकृतियां मैं आगे समझाऊंगा कौन कौन सी कैसी आकृति। ये सब बालू का स्तूप है, ये तो फैन से बना रखा है, वैसे ये भी सब बालू का स्तूप है। ये ऐसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं, देखो रेत ही रेत पाई जाती है, टाइप के बनते हैं। जैसे बरकान बालू का स्तूप है, अनुदैर्ध्य किस टाइप का होता है, ये सारी चीजें बता, ये सब बालू का स्तूप है, बहुत सारे बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप लाए। अब तो समझ गए कैसे होते हैं बालू का स्तूप। और कुछ इलाका ऐसा पाया जाता है बीच में जो बिल्कुल ही वो नहीं है, पथरीला इलाका पूरा। हाँ? अच्छी लग रही, मत तपते हैं बुरी तरह, भी गर्मी पड़ रही है, उस पत्थरों में जाके बैठो। हाँ, ये दूर से तो बढ़िया लग रहा है, इसमें डायरेक्ट वो पीवना सांप निकलता है, सोते सोते वो कब खा जाए कोई पता ही नहीं है। लिखो, देखो मैंने फिर बताया आपको, आते ही मैंने सबसे पहले चार्ट बनाया था, बनाया कि नहीं बनाया। ये चार्ट अगर आपके समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं जो फैक्ट लेकर आऊँ वो सब ही आपके समझ में आ जाएंगे। अगर ये चार्ट समझ में नहीं आया तो फिर गड़बड़ मामला। इस चार्ट को वापस एक बार और बता देता हूँ। देखो, हम पूरे राजस्थान को 4 भौतिक भूभागों में बांट रखा है, कितने में। पहला, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, कौन सा। दूसरा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। तीसरा, अरावली। और चौथा, उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश। माना कि चौथा हमने सबसे पहले ले लिया, ये ले लिया। ओके, फिर इसको हमने 2 भागों में बांट लिया, और 2 भागों में बांटने का काम करती 25 सेंटीमीटर वर्षा। कितनी, 25 सेंटीमीटर वर्षा इसको 2 भागों में बांटने का काम करती है। एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्धशुष्क मरुस्थलीय। अब इनके दूसरे जो नाम मिलते हैं वो आपको पता ही कौन कौन से मिल रहे हैं। ठीक है, फिर विद्यार्थियों, ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको हमने 2 भागों में बांट लिया, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, बालू का स्तूप युक्त के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, बालू का स्तूप मुक्त के बारे में पढ़ेंगे विद्यार्थियों। और ये दोनों कंप्लीट हो गए, इसका मतलब शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट होने के बाद में किसके बारे में पढ़ेंगे, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। फिर इसको 4 भागों में बांट रखा है, कितने भागों में बांट रखा है। और बारिश कितनी होगी इधर, 25 सेंटीमीटर से अधिक, लेकिन 50 से कम, क्योंकि 50 पे जाते हो तो फिर कहाँ चले जाओगे आप, अरावली में चले जाओगे, ध्यान रखना। ओके, अब देखो इसमें घग्गर बेसिन क्षेत्र के बारे में पढ़ना पड़ता है, और घग्गर नदी के बारे में अगर आपको नॉलेज है भाई किधर से बहती है, क्या है, कौन सा क्षेत्र है, तो और भी अच्छी बात है। नहीं तो आगे हम नदियाँ टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें घग्गर नदी के बारे में वैसे पढ़ाऊंगा आपको सारी चीजें। इसके अलावा जो शेखावटी क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे, शेखावटी प्रदेश, सीकर झुंझुनू वाला जो इलाका है ना, उसके आसपास का इलाका वो शेखावटी कहलाता है। नागौर उच्च भूमि देखेंगे पूरी, और इसमें मकराना, जायल और मांगलोद वाला क्षेत्र देखेंगे विद्यार्थी, 3 भागों में बांट रखा है इसको भी। और एक कौन सा देखेंगे, लूनी बेसिन क्षेत्र देखेंगे, ये जो नागपाड़ से निकल कर जो कच्छ के रण तक जाती है, नहीं पूरा वो क्षेत्र देखेंगे, उसमें क्या क्या घटनाक्रम होता है वो सारी चीजें आ जाएगी। तो ये पूरी सारी चीजें अगर इनको समझ लोगे तो उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश हो जाएगा। करना क्या है इसमें, तो आपको अगर कोई ऊपर ऊपर तुलना कराए तो वो भी पता होना चाहिए, मतलब एक उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश और अरावली के बीच में अगर तुलना करवाते हैं वो भी पता होना चाहिए, उसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, उसका जनसंख्या घनत्व कितना है, इसका जनसंख्या घनत्व कितना है। ऐसे सवाल बन सकते हैं विद्यार्थियों, संभाग को लेकर बन सकते हैं, जिलों को लेकर बन सकते हैं। लेकिन जब आप पर्टिकुलर एक को पढ़ रहे हो तो उसके बारे में तो सारी चीजें पता होनी चाहिए ना आपको। नहीं तो कई बच्चे सर कभी तो बालू का स्तूप पढ़ रहे हैं, कभी हम्माद पढ़ रहे हैं, कभी इर्ग पढ़ रहे हैं, कभी अनुप्रस्थ पढ़ रहे हैं, कभी अनुदेद्रीय पढ़ रहे हैं, कभी बरखान पढ़ रहे हैं, क्या है ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। तो ही समझ में आ जाएगा, इस चार्ट का कंसेप्ट क्लियर रख लो पूरा।
नहीं तो पता ही नहीं रहेगा हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। हकीकत तो ये है, अगर आप ये चार्ट मत बनाओ और इनके बारे में लिखाते रहो पढ़ाते रहो, पता ही नहीं चलेगा क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको। ये चार्ट बहुत मायने रखता है, ध्यान रखना। हेडिंग डालो आप ये वाला, अब एक एक को डिटेल्स पढ़ेंगे। बालू का स्तूप युक्त, ये तो लिखाने की जरूरत नहीं है कि बालू जो रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं उनको बालू का स्तूप कहते हैं, नहीं ना जरूरत है, यहाँ तो अब समझ जाओगे इतना तो। देखो बालू का स्तूपों का सर्वाधिक स्थानांतरण, ये सवाल बन सकता है। ये बालू का स्तूप होते हैं ना विद्यार्थियों, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ये इधर जो मरुस्थलीय इलाका ना विद्यार्थी, वहाँ कंडीशन ये है कि आज आपका बढ़िया घर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, जीवन है, सब कुछ है, और रात में आंधी आएगी भयंकर वाली, सुबह तक आपका घर गायब, आपके घर के ऊपर क्या आ जाएगा, पूरी मिट्टी आ जाएगी विद्यार्थी। अब ये इतने बड़े बड़े अगर विद्यार्थियों बालू का स्तूप, कई बालू का स्तूप इतने बड़े बड़े हैं, तो आज ही बालू का स्तूप यहाँ दिख रहा है ना, हो सकता है 10 दिन बाद में आपको यहाँ बिल्कुल सपाट जगह दिखे और आगे दूसरी जगह चल जाए। अब ये कैसे, जैसे हवा चल रही इधर से, हवा चल रही आगे कोई पेड़ आ गया तो उस पेड़ के पास क्या होगी, वो मिट्टी जमा हो जाएगी। पेड़ नहीं तो फिर उस हवा के लिए रोकने, जैसे माना कि इधर से हवा चल रही है, अब ये आपका घर आ गया तो घर के पास एकत्रित होगा कि नहीं होगा, तो धीरे 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 एकत्रित हो जाता है। और ऐसे ही तो हमारा देखो, थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा पर्यावरण के प्रति अवेयर कर देता हूँ आपको। ये हवा इधर चलती है, क्या चलती है, हवा इधर चल रही है, और मैंने आपको बताया कि मरुस्थल का जो विस्तार हो रहा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। किधर हो रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर, और बीच में आती है क्या, अरावली आती है विद्यार्थियों। अब आपने देखा होगा ये पुष्कर वाला जो इलाका वगैरह, इनके पास आसपास मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया पूरा, रेत 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 जमी हुई ना यहाँ पर, तो वो इसलिए जमी हुई क्योंकि उधर से उड़ उड़ के आ रही है वो। अब और अपना जो, चलो ये तो ठीक है पूरा जंगली इलाका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर तो पूरा मैदानी क्षेत्र है, ये सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, सबसे ज्यादा जनसंख्या इधर रहती है। लेकिन अगर ये विद्यार्थियों इधर की मिट्टी उड़ के अगर इधर चली गई, तो जहां आज राजस्थान का उपजाऊ क्षेत्र है वो आने वाले समय में क्या हो जाएगा, मरुस्थल बन जाएगा पूरा। बनेगा कि नहीं बनेगा मरुस्थल। और बीच में ये कहा था कि भाई अरावली को इतने मीटर तक आप हाइट की खुदाई कर सकते हो, वो कर सकते हो, ऐसा कुछ आया था निर्णय, सरकार ने ऐसा निर्णय लिया था, लोगों ने विरोध भी किया था, विद्यार्थियों किया था ना विरोध। वो इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि अगर आपने इस बीच में इसमें से खनिज वगैरह जो भी निकालना है आपको, अगर आपने इसको उत्खनन कर दिया तो फिर ये मिट्टी उधर जाएगी कि नहीं जाएगी, अभी नहीं तो आने वाले 20 30 50 साल बाद तो जाएगी। तो पूरा राजस्थान जो अभी अपना एक अलग ही पहचान रख रहा है, वो मामला ही खराब हो जाएगा, पूरा पूरा ही मरुस्थल हो जाएगा, पूरा डेजर्ट बन जाएगा। तो और आपको पता है जो रेतीली मिट्टी होती है इसमें ज्यादा पैदा नहीं होती है, और इसमें लवण की मात्रा भी होती है। इसकी मात्रा होती है, जैसे पानी के संपर्क में आता है तो उसके लवण लवण ऊपर आ जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे गंगानगर हनुमानगढ़ वगैरह उधर नहर तो आ गई, लेकिन उस पानी में क्या है, खारापन है विद्यार्थियों। अब खारापन है तो फिर वो चीज़ों पैदा थोड़ी करेगी वो, अभी तो कर रही है लेकिन कुछ वर्षों के बाद में हालत खराब। आप खुद देखा होगा, नदियाँ वगैरह पढ़ाता हूँ मैं उस समय बताता हूँ कि वहाँ पे उस सेम की समस्या देखने को मिल रही है। हैं, वो भूमि दलदली होने लगी अब। कैसी होने लगी, दलदल। अब दलदल तो आपको पता कैसा होता है, दलदल में तो आदमी, जैसे आपने कई बार पिक्चर वगैरह में देखा होगा, कोई व्यक्ति फंस जाता है, वो फंसता ही जाता है, वही सिस्टम होता है। और आने वाले समय में उधर की जमीन ऐसी होने वाली है। हाँ अभी ये नहीं कह रहा कि रिसेंटली साल 2 साल 5 साल में हो जाएगी, 20 25 साल में ये देख लेना आप, अगर उधर कंटिन्यू पानी रहा ना उधर, तो उधर की पूरी भूमि क्या हो जाएगी, दलदली हो जाएगी विद्यार्थी। और है अभी भी भारत में कई क्षेत्र ऐसे जहाँ दलदली क्षेत्र है। क्या लेकर आता मैं तो, हाँ और थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो अजमेर वाला पार्ट है, यहाँ तक तो क्या फिर भी जो ये अरावली बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से है। कैसे है, क्रमबद्ध तरीके से। लेकिन जयपुर और आगे अलवर वाला जो इलाका है वहाँ क्रमबद्ध तरीके से नहीं, मतलब बीच बीच में गैप है वहाँ पर, जैसे एक पहाड़ी आ गई फिर बाद में गैप। तो जब हवाएं चलती है तो हवाएं तो विद्यार्थी पहाड़ी से टकराएगी तो बगल से तो निकल के जाएगी ना। अब बगल से जाएगी तो आने वाले क्षेत्र टाइम में विद्यार्थियों ये जो मरुस्थल है इधर जयपुर वाला दौसा वाला जो इलाका ना उससे आगे बढ़ रहा है, तो उधर कुल मिला के इसकी एंट्री पूर्वी राजस्थान में हो चुकी है। अब पूर्वी राजस्थान में मिट्टी चलो इधर से तो नहीं जा रही लेकिन उधर से जा रही है। अब उधर से जा रही तो उसको कैसे रोका जाए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ आप, इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ, तो यहाँ की यहीं रोक लो इसको। और लेकिन आप तो इधर जो छोटी मोटी खेजड़े होती है उनको भी सल्टा रहे हो, लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो बताओ। तो लोग बाग कितना विरोध कर रहे हैं, लोग बाग
चक्कर पड़ता है कि व्यक्ति अपना खुद का स्वार्थ देख रहा है, लोग पर्यावरण के बारे में नहीं सोच रहे। और फिर अभी गर्मी आते हैं, अरे बाप रे कितनी गर्मी पड़ रही खतरनाक वाली है, एसी फेल हो रही है, मर रहे हैं, वो इसलिए तो मर रहे हैं। आप पर्यावरण के साथ तो पूरा छेड़छाड़ कर दिया आपने। और कम से कम चलो अब प्रत्येक व्यक्ति अगर अपना फर्ज निभाने की कोशिश करे, कोई पेड़ पौधा लगाए, कोई क्या करे, तो आराम से कम इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब भूमि उपजाऊ नहीं बचेगी विद्यार्थियों, यहाँ तो वैसे जनसंख्या घनत्व तो भयंकर है, 1 बीघा में 10 जने रह रहे हैं। आपने देखा होगा इधर के किसानों के पास जमीनें ज्यादा है, जैसे माना कि एक किसान उसके पास 150 बीघा जमीन है, लेकिन पैदा कुछ नहीं हो रही। और इधर वाले के पास 10 बीघा जमीन ही है, लेकिन इससे बढ़िया कमा के खा रहा है वो। उधर की भूमि उपजाऊ है विद्यार्थी, नदियां हैं उधर, नहरें हैं, हालांकि नहर तो इधर भी लेके आ गए, लेकिन जमीन में दम नहीं है इधर वाले में। चलो वापिस आ जाते हैं, ज्ञान वाली बात नहीं करें। तो आपने लिखा है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, है ना, ये लिखा ना। और इसमें लिखा है कि बालू का स्तूपों का सर्वाधिक स्थानांतरण कब होता है, बताओ कौन से महीनों में होता है? सर्दियों में, गर्मियों में होता है, बताओ। हवा ज्यादा कब चलती है, आंधी वांधी कब आती है ज्यादातर? अभी गर्मियों में आती है ज्यादातर। तो गर्मियों में विद्यार्थियों मार्च से लेकर जून का महीना बहुत खराब उधर। बालू का स्तूप क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते हैं, लिखिएगा। बालू का स्तूपों का सर्वाधिक स्थानांतरण मार्च महीने से जून माह तक होता है। लिख लिया? देखो, राजस्थान में कई प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो अब बालू का स्तूप के टाइप लिख रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं? बालू का स्तूप के प्रकार। बालू का स्तूप क्या होता है, ये बातें तो लिख ली हमने। राजस्थान में कई प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जैसे ये वाला ना विद्यार्थी, ये देखो, ये तो बिल्कुल नेचुरल लग रहा है आपको, लग रहा है ना? और बाकी ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बनाए हो उससे, कंप्यूटर से, ये तो कंप्यूटर से बनाए हुए हैं। तो आप यहाँ लिखना चाहो तो यहाँ लिख लो, नहीं तो पहला लिखो विद्यार्थियों आप, बरखान बालू का स्तूप। कौन सा? कर्म डालते रहना इनका ना, बरखान बालू का बरखान बालू का देखो, इन्हें बरखोनोइड्स बालू का स्तूप भी कहते हैं, बरखोनोइड्स बालू का स्तूप भी कहते हैं। देखो क्या, बरखोनोइड्स बालू का स्तूप भी कहते हैं। अब मैं ना इसकी आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ये इनके जो चित्र वित्र देखना है ना आपको, भेज दूंगा। बाकी आप कोशिश करना इसको बनाने की, और नहीं बना तो फिर ऐसे में से बनाना। इसमें देख रहा बरखान दे रखा है, ये रहा। ऐसे ऐसे बनेगा। कैसा लग रहा है ये? चांद लग रहा है, लेकिन पूरा चांद नहीं है। कैसा चांद है? आधा चांद है। तो ये भी कैसा लग रहा है? यही तो है वो। लेकिन उसको पेन से जब बनाया तो कैसा बना? ऐसा ही बनेगा तुम्हारे से, या ऐसा बनाओगे? हैं? और कैसा, देखो ये हो गया, इसमें से देख लेना, इसमें से अगर पल्ले नहीं पड़े तो ऐसा वाला बना लेना। लिखा हो ना बरखांस, इस टाइप का होता है। लिख लिया? लिखिएगा, ये अर्धचंद्राकार होता है। इनके बारे में लिखेंगे, चित्र ही बनाना है, जगह छोड़ लेना थोड़ी सी, थोड़ी थोड़ी। कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार होते हैं। और विद्यार्थी बड़े खतरनाक होते हैं, मतलब ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं, आज यहाँ कल
दूसरी जगह लिखो, ये बालू का स्तूप, एक एक के बारे में डिटेल लिखाऊंगा। ये बालू का स्तूप कैसे होते हैं? सर्वाधिक गतिशील होते हैं। विशेषताओं से सवाल बनता है, ध्यान रखना। सर्वाधिक गतिशील होते हैं। देख लिया? ऐसे लिखो इसके बारे में, ये नवीन बालू युक्त होते हैं। इनकी जो बालू रेत है वो कैसी होती है? नवीन। ये नवीन बालू युक्त होते हैं। बालू होते हैं ना, बालू रेत को बोलते हैं। रंध्र का मतलब क्या होता है? छेद। एक्चुअली में क्या होता है, जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी, इसके जो कण होते हैं ना, इन कणों के बीच में गैप पाया जाता है। जितना ज्यादा गैप पाया जाएगा उतनी ज्यादा उड़ेगी विद्यार्थी, क्योंकि मेरी मेरी बात सुनो। जैसे मिट्टी है, ये क्या है विद्यार्थियों? मिट्टी है। अब इस मिट्टी के जो ढेर है ये विद्यार्थियों, इस ढेर में अगर गैप पाया जा रहा है तो हवा आएगी, और हवा आएगी और इसके बीच में भरेगी तो उसको आगे उड़ा के लेके जाएगी, नहीं लेके जाएगी? और एक ऐसी मिट्टी विद्यार्थियों, बिल्कुल गैप नहीं है उसके बीच में, बिल्कुल चिकनी मिट्टी है, तो उसको उड़ाना थोड़ा कठिन है, उसको नहीं उड़ा पाएगी वो, क्योंकि उसके बीच में क्या नहीं आ रही? हवा नहीं आ रही। क्योंकि वो कैसे उड़ाएगी उसको, जब उसके बीच में कण होंगे, छोटे मतलब कणों के बीच में गैप होगा, तभी तो उसके बीच में हवा भरेगी। हवा भरते ऊपर वाली क्या करेगी? उड़ जाएगी विद्यार्थियों। ऐसे लिखो, ये रंध्र युक्त होती है। रंध्र का मतलब छेद, मतलब इसमें छेद होते हैं। ठीक है। अब विद्यार्थियों, आप पश्चिमी राजस्थान में रहते हैं, आप में सब कोई भी रह सकता है। अब अपना एक खेत है, तो उसमें हमने क्या कर रखा है? पशुओं के लिए हरा चारा कर रखा है, क्योंकि नहर आ गई ना अपने पास, तो हमने क्या कर लिया? हरा चारा कर रखा है। और आज के साल भर पहले अपने पास यहाँ पे किसी प्रकार का कोई बालू का स्तूप नहीं है। अपनी जमीन जमीन क्या है? बिल्कुल प्लेन है विद्यार्थियों। लेकिन उधर से हवा उड़ उड़ के आ रही है, और फिर हवा उड़ उड़ के आ रही है, अपने घर के आसपास कोई छोटा सा टीला है, क्या है? हल्का सा। देखो गांव में सारी जमीन समतल तो होती नहीं है, कोई ऊंचा होता है, कोई नीचा होता है। अब आपके खेत के पास ही माना कि कोई थोड़ा सा टीला है आगे की तरफ, तो उस टीले से टकराएगी वो मिट्टी, क्या करेगी? टीले से टकराएगी, और टीले से टकरा टकरा कर, या कोई पेड़ आगे उससे टकरा के वहीं जमा होने लग जाएगी। जमा होती होती इतने हो जाएगी कि एक दिन आपका जो खेत है उसको क्या कर देगी? पूरे को उसमें बालू रेत से ढक देगी। तो कहते हैं कि ये जो बरखान टाइप के जो बालू का स्तूप है, बड़े खतरनाक होते हैं, देखिएगा, नुकसानदायी होते हैं। देखो, इस प्रकार के बालू का स्तूप सबसे ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। नुकसानदायक होते हैं। देखो, ये फसलों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाते हैं। फसलों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाते हैं। माना कि आप कह रहे हो सर हम बाड़मेर की तरफ वो कर लेते हैं, वो कौन सा फल आता है आजकल? कटीली झाड़ी टाइप के होते हैं, उसके ऊपर लगता है कैक्टस फल, बोलते क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ड्रैगन फ्रूट का। साहब हम तो किसकी खेती करेंगे उधर जाके? ड्रैगन फ्रूट की कर लो। उधर से कुछ समय बाद में बालू का स्तूप आएगा, कौन सा वाला? बरखान वाला, और पूरा ड्रैगन फ्रूट को ढक जाएगा। फिर क्या करोगे? तो उधर विद्यार्थियों विषम परिस्थिति है, ध्यान रखना। और आपने देखा होगा उधर के लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आजकल नौकरियों के लिए। सबसे ज्यादा नौकरियां उधर के लोग प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो, उनका जो आसपास का जो माहौल है, भौतिक जीवन है उनका, बड़ा कष्टमय रहा है। आपको पता है पहले बाड़मेर जैसलमेर की तरफ पानी की व्यवस्था नहीं थी, पीने का पानी नहीं मिलता था। पता नहीं कितने कोस जा जाके वो, तो वो क्या लेकर आते थे? पानी लेकर आते थे विद्यार्थी। अब तो क्या नहरें वगैरह आ गई, नल वगैरह सुविधा ऐसी होगी थोड़ी बहुत। बाकी पहले तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। गाँव में आज उधर के गाँव है ना, उधर भी ज़्यादातर यही हालत ख़राब है। बरसात का जो पानी आता है उसको सेव करके रखते हैं वो, और उसी को साल भर पीते हैं, उसी से नहाते हैं। नहाते तो नहाते नहीं तो कोई जरूर नहीं, 10 एक दिन नहाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, तो पहले ऐसा ही सिस्टम था। अब तो चलो सुविधा आ गई सारी, इसलिए नहा लेते हैं। और सामान्य गाँव में पहले औरतें कौन सी डेली नहाती थी? हैं? जब भी तो जुआ पड़ी रह, जुआ जानते हो? हाँ, जब भी तो जू पड़ी रहती थी। और एक दूसरी महिला का टाइम पास क्या था? तू बैठ जा आगे, उसके उसके वो जुआ निकालती रहती, मारती रहती, यही काम था उनका टाइम पास। हैं? हाँ। थोड़ी सी भी फ्री दो महिलाएं बेटी,
मेरे एक तो कहती थी भाई मेरे जुआ देख दे, दूसरी क्या कहती मेरे थोड़ी सी कुछ चल रही, देखना देखा नहीं क्या हो रहा है। तो ऐसा होता है विद्यार्थियों ग्रामीण इलाके में, मुझे तो पता है। लिख लिया आपने? ओके। लास्ट पॉइंट क्या लिखा था? और आपने ये भी देखा विद्यार्थियों कि इसका जो विस्तार हो रहा है, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ हो रहा है। किधर हो रहा है? पश्चिम की पूर्व। अब ऐसे बड़े बड़े टीले आगे जा रहे हैं विद्यार्थियों, तो एक समय ऐसा आएगा कि टीले यहाँ तक आ जाएंगे। कहाँ तक? अरावली तक आ जाएंगे। और बीच में जहाँ भी गैप मिलेगा, मिट्टी तो एकत्रित ही है, और जो भी गैप मिला उस गैप से यूं ही जाएगा। जैसे अभी बीच में कई बार जैसे हम पुष्कर वाला इलाका है, अब एक तो पुष्कर में आप नौसर घाटी पे होते हुए जाते हो, और एक पुष्कर से अजमेर की तरफ आप आओगे तो कह रहे हो कि सुरंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सुरंग बना तो दो, सुरंग कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस सुरंग से हवा भी तो आएगी। तो अगर उसको बनाओ ना तो घुमावदार बनाना थोड़ा, ताकि वो रुक जाए और मिट्टी को हटा दे बार बार। नहीं तो हकीकत है आने वाले समय में अगर सुरंग बनेगी ना तो यूं आएगी। और कई इलाका आगे से खुला ही है, आपको आपने देखा भी होगा पुष्कर वाला इलाका, तो उधर से मरुस्थल बढ़ रहा धीरे धीरे। चाचेवास और उधर की तरफ है क्या थोड़ा बहुत? है रेतीली मिट्टी। अरावली आ गई इसलिए नहीं, लेकिन जो अगर गैप मिल गया ना अगर उधर से, आप खुद देख लो पुष्कर का उधर वाला इलाका है, उसमें है कि नहीं डेजर्ट वाला इलाका? जाते हैं लोग बाग डेजर्ट सवारी करने के लिए भी जाते हैं। तो वो शुरुआत में नहीं था यहाँ पर, लेकिन अब इधर डेजर्ट बढ़ रहा है। चलो। तो मरुस्थल का जो देखो, मरुस्थल का प्रसार होने को बोलते हैं मरुस्थल का मार्च। क्या बोलते हैं? मरुस्थल का मार्च क्या है? मरुस्थल का आगे बढ़ना, मरुस्थल का विस्तार होना ही मरुस्थल का मार्च कहलाता है, ध्यान रखना। और वो बढ़ता भी कब है? मार्च और जून तक बढ़ता है मुख्य रूप से। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि मरुस्थल के मार्च में या मरुस्थल के विस्तार में सर्वाधिक योगदान कौन से बालू का स्तूपों का है? बरखान बालू का स्तूप का है। लिखिएगा, मरुस्थल के प्रसार में, यार में पूछा गया मरुस्थल का मार्च क्या होता है। मरुस्थल के प्रचार में, ब्रैकेट में, अरे हाँ प्रसार मतलब, मरुस्थल के प्रसार में ब्रैकेट में, मरुस्थल के मार्च में ब्रैकेट बंद, सर्वाधिक योगदान, सर्वाधिक योगदान बरखान बालू का स्तूप है। ये बरखान बालू का स्तूप का है। लिख लिया विद्यार्थियों? और लिखो इनके बारे में। अब देखो विद्यार्थियों, हवा आई इधर से, किधर से आई? हवा इधर से आई, तो इधर वाला इलाका तो अंदर घुस जाता है काफी सारा। देखो ये रहा, हवा इधर से आ रही है ना, तो हवा ये तो घुस गया नहीं इधर। और इधर पूरे पे क्या हो जाता है विद्यार्थी? ये जमा हो जाती है चारों तरफ वो। तो ऐसी आकृति कैसी बन जाती है इसकी? अर्धचंद्राकार बन जाती है। कैसा बन गया ये? आधा चांद बन गया विद्यार्थियों। देखिएगा, बरकान बालू का स्तूप का पवना विमुखी ढाल, पवना पवना एक तो होता है पवना विमुखी, और एक होता है पवना विमुखी। क्या अंतर है दोनों में? पवना विमुखी ढाल और पवना विमुखी ढाल, कौन सी वाली? ये तो पवन की दिशा में विद्यार्थियों, और ये पवन के विपरीत दिशा में। क्या लिखा आपने? बताओ कौन सा वाला लिखा? ऊपर वाला लिखा कि नीचे वाला लिखा? ऊपर वाला। पवना विमुखी ढाल तीव्र होता है, तथा पवना विमुखी ढाल कैसा होता है? तीव्र, तथा पवना विमुखी ढाल मंद होता है।
ये मंद होता है, ये तीव्र होता है। देख लिया? देखो, इस प्रकार के बालू का स्तूप वनस्पति रहित होते हैं। इस प्रकार के बालू का स्तूप कैसे हैं? वनस्पति रहित होते हैं। वनस्पति नहीं पाई जाती यहाँ पर। देख लिया? देखो, इस प्रकार के बालू का स्तूपों में, इस प्रकार के बालू का स्तूपों में वायु के रगड़न से या वायु की रगड़ से गर्त बन जाता है। गर्त मतलब गड्ढा। क्या बन जाता है? ये गड्ढा बन गया ना इधर, यहाँ पे इधर से हवा चल रही तो यहाँ क्या बन जाएगा? एक गड्ढा। गर्त बन जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में डांड क्या कहते हैं? डांड ब्रैकेट में थली कहते हैं। डांड या थली कहते हैं। देख लिया क्या लिखा? वायु की रगड़ से गर्त बन जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में डांड या थली कहते हैं। ठीक है। अब माना कि इस क्षेत्र में बारिश हुई तो पानी यहाँ पे एकत्रित होगा कि नहीं होगा? तथा वर्षा होने पर, वर्षा होने पर स्थलीय क्षेत्र में जल एकत्रित हो जाता है। क्योंकि विद्यार्थियों इधर जितनी भी मिट्टी है ना, अब इधर से हवा चल रही बहुत है तो वो तो हवा उड़ उड़ के वो तो ऊपर की तरफ जा रही है वो तो, और इस जगह पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल नीचे थोड़ा खड्डा टाइप का हो जाता है। खड्डा टाइप का हो जाता है, थोड़ी कठोर भूमि आ जाती है। कठोर भूमि आती, पानी आता है तो वहाँ कुछ समय तक क्या रह जाता है? पानी। परमानेंट तो नहीं रहता, लेकिन कुछ समय तक यहाँ पे क्या हो जाता है? पानी के। अब माना कि ये खुद ही हट गया, एक समय ऐसा आएगा कि पूरी मिट्टी आगे बढ़ जाएगी विद्यार्थियों। अब आगे मिट्टी बढ़ जाएगी तो वो सवता ही गड्ढा खत्म हो जाएगा उसका, क्योंकि पीछे से भी तो फिर मिट्टी आ रही है। देखो, इस प्रकार के बालू का स्तूप निम्नलिखित स्थानों पर पाए जाते हैं। इस प्रकार के बालू का स्तूप निम्नलिखित स्थानों पर पाए जाते हैं। स्थान लिख लो, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। भालेरी कहाँ पाए जाते हैं? भालेरी। भालेरी पड़ता है विद्यार्थी चूरू में। मतलब बरखान टाइप के बालू का स्तूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे? भालेरी। देख ले भालेरी। अब आप कहोगे सर ये चूरू तो अर्ध शुष्क में आएगा, किसमें आएगा? लेकिन ये बालू का स्तूप इधर भी तो आ सकते हैं, तो उधर से इनका क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। तो लिखो भालेरी चूरू में पाए जाते हैं एक तो, कौमा सीकर, सीकर में पाए जाते हैं, कौमा देशनोक। देशनोक कहाँ है? बीकानेर में है, कौमा लूणकरण सर। लूणकरण सर कहाँ है? बीकानेर, कौमा बालोतरा, कौमा बालोतरा कहाँ है? बालोतरा ही अब तो जिला बन गया, पहले बाड़मेर में था। ओसिया, ओसिया, ओसिया कहाँ है? जोधपुर, कौमा सूरतगढ़, कौमा जायल, कौमा मेंथा नदी घाटी क्षेत्र। मेंथा नदी घाटी क्षेत्र। मेंथा नदी घाटी क्षेत्र आता है डिडवाना कुचामन में। कहाँ आता है? डिडवाना कुचामन।
बल्कि ज्यादातर जो क्षेत्र लिखा है मैंने आपको अर्ध शुष्क लिखाए हैं। किसके लिखाए हैं? अर्ध शुष्क में भी विद्यार्थियों रेत के तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। देख लिया? मेंथा नदी क्षेत्र ना, डिडवाना कुचामन, मेंथा एक नदी है। अरे सांबर नदी, सांबर जो झील है ना, उसमें आके मिलती मेंथा नदी। लिख लिया? इसके अलावा और लिख लो। प्रॉपर कहाँ पे पाए जाते हैं? प्रॉपर पाए जाते हैं विद्यार्थी पोखरण, जैसलमेर और रामगढ़ में। बरखान प्रॉपर कहाँ पाए जाते हैं? रामगढ़, जैसलमेर और पोखरण, और ये तीनों जैसलमेर में है। पोखरण लिख लिया, जैसलमेर लिख लिया, रामगढ़ लिख लिया, और ये तीनों ही कहाँ है? जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, ध्यान रखना। तो जैसलमेर में पाए जाते हैं, ना केवल जैसलमेर में बल्कि और दूसरे क्षेत्र में भी पाए जाते हैं विद्यार्थी। लिख लिया? कौन सा लिखा आपने? बरखान। कौन सा हो गया अपना? बरखान हो गया विद्यार्थी। चलो अभी तो इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।